नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी। वैसे एक दोस्त ने कमेंट में लिखा था कि आप कृपया करके हमें बैलेंस शीट को पढ़ना समझाएं कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है ताकि वो एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सके। सबसे पहली बात तो बैलेंस शीट हो गया या कैश फ्लो हो गया या फिर किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें देखने पर आपको सिर्फ यही पता चल सकता है कि कंपनी ने पीछे, आगे नहीं पीछे कैसा परफॉर्मेंस कर रखा है। आगे कैसा परफॉर्मेंस करेगी ये उन चीज़ों में नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि बैलेंस शीट देखना, पीएनएल देखना, कैश फ्लो देखना सिर्फ यही बताएगा कि वो कंपनी का अभी स्थिति कैसा है। आगे वो कैसा करेगी ये इन सब चीज़ों से पता नहीं चलता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बीच में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले आपको किसी भी सर्च इंजन में जाना है जहां पर आप किसी स्टॉक को सर्च कर सके। तो मैं यूज़ करता हूं ticker.finology.in। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इन्वेस्टिंग का सर्च इंजन करके, इसका ये यहाँ पे नाम भी है ticker.finology.in। इस पर आप आएँ और इस पर अपने स्टॉक को आप सर्च कर सकते हैं। हम चलिए देखते हैं HDFC बैंक, नहीं चलिए हम देखते हैं रिलायंस को। रिलायंस पर हमने क्लिक करा तो हमको ये दिख रहा है रिलायंस। यहाँ पर इसका मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। हमें बैलेंस शीट को देखना है कि बैलेंस शीट को हम रीड कैसे करेंगे। तो यहाँ बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे बैलेंस शीट पे। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं ये करोड़ों में दिए हुए हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखना। यहाँ पे आपको दिख सकेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये जितने भी आंकड़े हैं क्या में है, करोड़ में है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 का डेटा दिया हुआ है, मीन्स पीछे का दिया हुआ है। अब से पहले इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था, अब के बाद ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, इन सब चीज़ों में नहीं होता है। नाउ इनमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि लायबिलिटी और एसेट, ये दो चीज़ें होता है जो बैलेंस शीट में दिया रहता है। तो पहले दिया रहता है लायबिलिटी कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितना है, मीन्स कंपनी के पास जो कंपनी ने पैसा उठाया है मार्केट से वो पैसा भी कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। मतलब मान के चलो कोई इन्वेस्टर है जिसने किसी कंपनी को पैसा दिया तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उस कंपनी पे उस कंपनी को पैसा बनाना है और उस इन्वेस्टर को पैसा कमा के देना है। तो जो इन्वेस्टर किसी कंपनी को पैसा देता है उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। क्लियर है। अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी को पैसा देता है तो उसे क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल, जो शुरुआती में कोई इन्वेस्ट करता है कंपनी में। तो ठीक है। दूसरा यहाँ पर है, ये लायबिलिटी होता है कंपनी के लिए। दूसरा है रिजर्व्स कि कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है उसके पास कैश के रूप में। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पर रिजर्व्स कंपनी का दिख रहा है, टोटल रिजर्व्स। ठीक है, मीन्स कितना पैसा कंपनी के पास पड़ा है। तो यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री का देखो 2017 में 2,85,000 करोड़ है। वही 2018 में कंपनी का बढ़ के 3,08,000 करोड़ के आसपास हो गया। और अभी फ़िलहाल 2021 में चल रहा है कंपनी का रिज़र्व करीब 4,68,038 करोड़, मीन्स 2 गुना के आसपास तो हो गया है पिछले 5 साल में कंपनी का रिज़र्व। और रिलायंस इंडस्ट्री का ये जो रिज़र्व ये बहुत ज़्यादा है सच में। दूसरा, अब इसमें तीसरा देखते हैं। इसमें दिया हुआ है बोरोइंग्स क्या होता है इसको समझते हैं। मान के चलो कंपनी को शुरुआत में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कंपनी ने तो ले लिया इन्वेस्टर से, जिसको शेयर कैपिटल कहते हैं। पर बाद में कंपनी को पैसा का ज़रूरत पड़ा, जब कंपनी बिजनेस करने लगी तो कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी, तो कंपनी पैसा लेगी बैंक से, तो कंपनी पैसा लेगी NBFC कंपनीज से, मीन्स कहीं कहीं से पैसा उठाएगी, बॉन्ड्स से पैसा उठाएगी कंपनी। तो जब कंपनी किसी से लोन लेती है तो उसे कहते हैं बोरोइंग्स। क्लियर है, उसे क्या कहते हैं, बोरोइंग्स, मीन्स कंपनी ने कितना लोन ले रखा है। यहाँ पर भी रिलायंस इंडस्ट्री का लोन अभी फ़िलहाल चल रहा है 1,60,000 करोड़ के आसपास। वही 2017 में था करीब 80,000 करोड़ के आसपास। तो ये भी
डबल हो गया है पिछले 5 साल में। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे अदर लायबिलिटीज़ है और करंट लायबिलिटीज़ है और टोटल लायबिलिटीज़ जोड़ के लिखा हुआ है। तो अदर एनसी लायबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप ये देख लो करंट लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि फ़िलहाल कंपनी पे कितना लायबिलिटी है जो कंपनी को 1 साल के अंदर चुकाना होगा। क्या कंपनी के ऊपर कितना लायबिलिटी है जो कंपनी को फ़िलहाल 1 साल के अंदर चुकाना होगा, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसको क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी। ये 2017 में था 1,52,826 करोड़ के आसपास और अभी चल रहा है 2,01,780 करोड़ के आसपास है, 90 करोड़ के आसपास है। ठीक है, मीन्स अभी 2020 से ये कम हुआ है। 2020 में 3,30,000 करोड़ के आसपास था, जो कि कम हुआ है ये करंट लायबिलिटी। तो जब हम इन सारे लायबिलिटीज़ को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलता है, तब हमारा निकलता है टोटल लायबिलिटी की टोटल लायबिलिटी कंपनी के ऊपर कितना है। ठीक है, तो ये 2017 में था रिलायंस इंडस्ट्री का 5,55,079 करोड़ और अभी चल रही है 8,75,181 करोड़। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट का अर्थ होता है कि बैलेंस हो जाए, एसेट और लायबिलिटी बैलेंस होना चाहिए, तभी वो शीट बैलेंस शीट कहलाता है। तो लायबिलिटी और एसेट देखना बराबर बराबर ही होगा। यहाँ पे देख लो एसेट भी है 5,55,079 करोड़ और यहाँ पे लायबिलिटी भी उतना ही है। परंतु हमें ये जानना ज़रूरी है कि लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, एसेट में क्या क्या चीज़ें हैं। अब एसेट में आते हैं, क्योंकि मैंने लायबिलिटी आपको समझा दिया। लायबिलिटी में जो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है मैं आपको वो बता दूँ। तो पहला है करंट लायबिलिटी। इस करंट लायबिलिटी को आपको ध्यान में रखना होगा कि फ़िलहाल कंपनी के ऊपर कितना लायबिलिटी है जो उसको 1 साल के अंदर चुकाना है। ठीक है, दूसरा कंपनी के ऊपर उधार कितना है, बोरोइंग्स, कंपनी के ऊपर उधार कितना है। ठीक है, तीसरा कंपनी का रिजर्व कितना है और वो बढ़ रहा है या घट रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब चीज़ें जितना कम रहेगा कंपनी का टोटल रिजर्व कंपनी का जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। बोरोइंग्स कंपनी का जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। करंट लायबिलिटी कंपनी का जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। क्लियर? तो लायबिलिटी आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी का ये जो सेक्शन है इससे आपको क्या क्या समझ में आ सकता है। अब हम देखेंगे एसेट क्या होते हैं। बैलेंस शीट में जो ये एसेट है ये होता क्या है। एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होता है एसेट का कि वो चीज़ें जो आपके पॉकेट में पैसा डाल दे वो एसेट होता है और वो चीज़ें जो आपके पॉकेट से पैसा निकाल ले वो लायबिलिटी होता है। तो किसी कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा होते हैं तो वो कंपनी अच्छी होती है, लायबिलिटी कम होते हैं तो वो कंपनी अच्छी होती है। तो यहाँ एसेट में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि हमें हर चीज़ें जानने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये बेकार है, जो कि हमारे मतलब का नहीं है। कुछ चीज़ें जो हमें एसेट में जानना है वो है यहाँ पर, वो है आपका इन्वेस्टमेंट, की कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके बाद कंपनी ने कितना लोन्स और एडवांसेस दे रखा है और कंपनी का भी फ़िलहाल में करंट एसेट कितने हैं। ये 3 चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कंपनी का बैलेंस शीट देखते हुए, एसेट सेक्शन देखते हुए। पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो देखो आप यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ा है 1,40,000 करोड़ से ये अभी 2,52,000 करोड़ पे पहुँच गया है 5 साल के अंदर। मीन्स करीब करीब डबल से थोड़ा कम है पर बढ़ा है। इसके बाद आप देख लो लोन्स एंड एडवांसेस, मीन्स द रिप्रेजेंट एनी लोन्स एंड एडवांसेस दैट द कंपनी हैज ग्रांटेड एंड विच आर टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन अ पीरियड बियॉन्ड 1 ईयर। मीन्स कंपनी ने क्या लोन दिया है, कितना लोन दिया है और 1 साल के अंदर में जो लोन वापस मिल जाएगा कंपनी को उसको कहते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। ये भी कंपनी का बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। मीन्स 20,914 करोड़ से ये हो गया है 72,159 करोड़ के आसपास। तो आशा करता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट और लोन्स एंड एडवांसेस समझ में आ गई। कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और कंपनी ने कितना लोन दे रखा है, कितना पैसा मार्केट में कंपनी ने दे रखा है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया जो कि ज़रूरी था। तीसरा है अपना करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कंपनी के पास फ़िलहाल कितने एसेट हैं
जिसका यूज़ करके कंपनी करंट लायबिलिटी को चुका सकती है। ठीक है, करंट एसेट का यूज़ करके कंपनी क्या चुकाती है? करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम करंट एसेट को देखते हैं, समझते हैं। करंट एसेट क्या होता है, यहाँ पर रीड करते हैं। ऑल एसेट्स दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश और इक्विवेलेंट्स विद इन 1 ईयर। वो सारे एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट करके करंट लायबिलिटी को चुकाया जाएगा उसको कहते हैं करंट एसेट। ये भी कंपनी का बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है, करीब करीब डबल हो गया है पिछले 5 साल में। 1,06,000 करोड़ से 2,10,000 करोड़ के आसपास कंपनी का करंट एसेट हो गया। ये रिलायंस इंडस्ट्री का बैलेंस शीट कह रहा है। वैसे देखो, बैलेंस शीट बराबर होता है, टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट बराबर होता है, हमेशा बराबर रहेगा, ये कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकता। बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट हमेशा बराबर रहेगा। क्या क्या चीज़ें देखने थे वो मैंने आपको अभी बता दिया। जैसे हमें लायबिलिटी में हमें ये देखना है कि कितना रिजर्व है कंपनी का, ये बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो हमें फ़ायदा है, अगर ये घट रहा है तो हमें नुकसान है। उसके बाद हमने देखा बोरोइंग्स कि कंपनी का कितना उधार है कंपनी के ऊपर। अगर ये बोरोइंग कम हो रहा है तो हमें फ़ायदा है, अगर ये बोरोइंग बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है। यहाँ तक हमने देखा। फिर आया करंट लायबिलिटी कि कंपनी के ऊपर कितना लायबिलिटी है जो कि उसको 1 साल के अंदर चुकाना है। अगर करंट लायबिलिटी कम होता है तो बहुत बेहतरीन होता है, अगर करंट लायबिलिटी ज़्यादा होता है तो ये बहुत खतरे की निशानी होती है। तो ये 3 चीज़ें लायबिलिटी में बैलेंस शीट के अंदर देखना ज़रूरी होता है। एसेट में मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं, वो भी मैं फिर से बता दूं। इन्वेस्टमेंट देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है मार्केट में। मार्केट में कंपनी ने कितना लोन दे रखा है, वो होता है लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद कंपनी का करंट एसेट कितना है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स में आपको ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट्स जितना ज़्यादा होगा मार्केट में वो बेहतरीन होगा। लोन्स एंड एडवांसेस मार्केट में कंपनी का जितना ज़्यादा हो बेहतरीन भी हो सकता है, अगर तब जब कंपनी अच्छे से उसको वापस लेने में सक्षम हो। अगर कंपनी लोन दे रही है मार्केट में पर वापस ही नहीं ले पा रही तो वो घाटा हो जाएगा फिर। तो लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी के लिए तब अच्छा होगा जब मार्केट से वो वापस ले ले पैसा देने के बाद। करंट एसेट जितना ज़्यादा होगा किसी भी कंपनी का उतना बेहतरीन होता है। तो ये चीज़ें हैं बैलेंस शीट में जो आपको देखना ज़रूरी होता है, मेन चीज़ें हैं। और इससे आपको कंपनी का स्ट्रेंथ पता चलता है कि कंपनी कितनी मजबूत है, और इसी से पता चलेगा कि आने वाले टाइम में कंपनी क्या कर सकती है। मान के चलो किसी कंपनी का रिजर्व बहुत अच्छा है, बहुत सारा पैसा पड़ा है, तो कंपनी के लिए बेहतरीन है। वो पैसा कंपनी कहीं भी फ्यूचर में इन्वेस्ट करके अपने कंपनी को ग्रो कर सकती है। मान के चलो कंपनी के ऊपर बोरोइंग बहुत कम है, तो मीन्स उधार कम है कंपनी के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा है। और करंट लायबिलिटी अगर किसी कंपनी का कम होता है तो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कंपनी ने मार्केट में कितना पैसा डाल रखा है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद मार्केट में कंपनी ने कितना पैसा लोन दे रखा है, लोन्स एंड एडवांसेस से पता चल जाएगा। उसके बाद करंट एसेट से पता चलेगा कितने सारे ऐसे एसेट है जिनको मार्केट में कंपनी कैश में कन्वर्ट करा सकती है। तो ये सब चीज़ें बैलेंस शीट से पता चलता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि बैलेंस शीट को देखते कैसे हैं। और बैलेंस शीट देखने का सबसे इजी तरीका यही था, क्या क्या चीज़ें देखने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। रिलायंस इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री वैसे बहुत मजबूत कंपनी है, देखने में ही मजबूत है, उसका बैलेंस शीट भी बहुत तगड़ा है, ये तो पता ही चला। लोन कम है, करंट एसेट ज़्यादा है, करंट लायबिलिटी कम है, रिजर्व्स तो बहुत ही ज़्यादा है रिलायंस इंडस्ट्री के। तो रिलायंस इंडस्ट्री एक मजबूत कंपनी है, और मजबूत कंपनी फ्यूचर में अच्छा ही करती है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट देखना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ हेल्प करेगा, आपको कुछ वैल्यू देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अंत में खुद को मजबूत बनाओ, खुद को ज्ञानी बनाओ, ताकि आप शेयर बाज़ार में पैसा कमा सकें। क्योंकि शेयर बाज़ार में पैसा कमाया जा सकता है, बस आप अपने लालच को, अपने घमंड को, अपने ईगो को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओ तो। धन्यवाद।